अचानक सामने खड़े ठाकुर के लठैतों और पुलिस सिपाही ने बैलगाड़ी को वहीं रोक दिया। माधव हैरान रह गया। गाड़ी से नीचे उतरकर वो हाथ जोड़कर सामने खड़े भ्रष्ट दरोगा के पास आया। दरोगा साहब, राम राम। क्या हुआ साहब, आपने मेरी बैलगाड़ी क्यों रोक दी? अरे माधव, बहुत बड़ा शरीफ बंदा है तू। सेठ महेंद्र सिंह जी की कोठी से रात को 5 लाख के गहने चोरी करके इस अनाज के नीचे छुपाकर शहर भाग रहा है। नहीं साहब, ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। कागज और सबूत देखता है मजदूर, और कागज पर तेरा अंगूठा है। सिपाहियों, मारो इस साले को और घसीटते हुए गाड़ी में डालो। भारी लाठियों से माधव पर वार होने लगे। माधव दर्द से छटपटा रहा था। इस सायरन बजाती हुई शहर की तरफ निकल गई। कहते हैं कि गरीब की आह में वो ताकत होती है जो भगवान के सिंहासन को भी हिला देती है। श्यामपुर गांव का माधव कोई साधारण किसान नहीं था, वो एक तपस्या था। 2 बीघा जमीन, एक बूढ़ी बीमार माँ सुमित्रा और एक छोटी मासूम बहन आरती, यही थी माधव की दुनिया। माँ की सांसें दवाओं के सहारे चल रही थी और बहन आरती की आंखों में पर लिखकर कुछ बनने के सपने थे। माधव अपने शरीर का कतरा कतरा निचोड़कर उस 2 बीघा जमीन पर पसीना बहाता था ताकि माँ की दवा और बहन की पढ़ाई कभी ना रुके। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि गांव का सबसे बड़ा भेड़िया ठाकुर महेंद्र सिंह उसकी इस मजबूरी को अपनी जागीर बनाने का प्लान बना चुका है। सेठ जी, वो जो माधव किसान है ना, उसकी माँ अस्पताल में आखिरी सांसें गिन रही है। डॉक्टर ने बहुत पैसे मांगे हैं। वो लड़का सुबह से रोता फिर रहा है। मुंशी, यही तो सही मौका है। गरीब जब मजबूरी के दलदल में डूबता है ना, तो अपनी जान बचाने के लिए वो अपनी जमीन भी गिरवी रखता है। देख लेना, वो माधव अपनी माँ की दवा के लिए गिड़गिड़ाता हुआ मेरे पास पैर पकड़ने जरूर आएगा। हुजूर, अगर वो आया तो क्या हम उसे कर्ज देंगे? कर्ज देंगे? अरे नहीं मुंशी, जैसे ही वो आएगा मैं उसकी उस 2 बीघा सोने जैसी फसल वाली जमीन के कागज पर उसका अंगूठा लगवा लूंगा। चंदनपुर गांव का राजा हूं मैं, और जो चीज मुझे पसंद आ जाए उसे मैं छीनना अच्छी तरह जानता हूं। रात का आखिरी पहर था। झोपड़ी में मध्यम दिया जल रहा था। माँ सुमित्रा देवी दर्द से कराह रही थी और छोटी बहन आरती उनके सिर पर पानी की पट्टी रख रही थी। माधव मजदूरी करके लौटा था। उसके चेहरे पर थकान नहीं, एक बेबसी थी। भैया, माँ की तबीयत बहुत खराब है। शहर की डॉक्टर ने कहा है कि अगर इस हफ्ते माँ का बड़ा ऑपरेशन नहीं हुआ तो माँ हमें छोड़कर चली जाएगी। भैया, डॉक्टर बहुत सारे पैसे मांग रहा है। हमारे पास तो कल के राशन के भी पैसे नहीं हैं। चुप हो जा आरती, अपनी माँ को कुछ नहीं होगा। जब तक तेरा ये भाई जिंदा है, मौत छू भी नहीं सकती माँ को। ये जो हमारी 2 बीघा जमीन है ना, इस बार इसकी फसल सोने जैसी उगी है। कल सुबह मैं सारा अनाज मंडी में बेच दूंगा। माँ का ऑपरेशन भी होगा और तेरी पढ़ाई भी पूरी होगी। तू रो मत मेरी बहना, तेरा भाई अभी हारा नहीं है। सुबह हुई। माधव ने सारा अनाज बैलगाड़ी पर लादा। उसकी आंखों में मां की जान बचाने की उम्मीद थी और होठों पर भगवान का नाम। बैलगाड़ी गांव के कच्चे रास्ते से होते हुए जैसे ही मुख्य चौराहे पर पहुंची, अचानक सामने खड़े ठाकुर के लठैतों और पुलिस सिपाही ने बैलगाड़ी को वहीं रोक दिया।
माधव हैरान रह गया। गाड़ी से नीचे उतरकर वो हाथ जोड़कर सामने खड़े भ्रष्ट दरोगा के पास आया। दरोगा साहब, राम राम। क्या हुआ साहब? आपने मेरी बैलगाड़ी क्यों रोक दी? मुझे जल्दी मंडी पहुंचना है साहब। मेरी माँ बहुत बीमार है। इस अनाज को बेचे बिना मेरी माँ का ऑपरेशन नहीं हो पाएगा साहब। मुझे जाने दीजिए। अरे माधव, बहुत बड़ा शरीफ बनता है तू। सेठ महेंद्र सिंह जी की कोठी से रात को 5 लाख के गहने चोरी करके इस अनाज के नीचे छुपाकर शहर भाग रहा है और ऊपर से अपनी मरती हुई माँ का बहाना बनाता है। नहीं साहब, ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। मैंने कभी चोरी नहीं की। कल रात तो मैं सिर्फ अपनी माँ की दवा के लिए सेठ जी के पास कर्ज मांगने गया था। उन्होंने मुझे पानी पिलाया था साहब। उन्होंने मुझे नशा देकर धोखे से मेरी जमीन के कागजात पर अंगूठा ले लिया और अब मुझे फंसा रहे हैं साहब। मेरी माँ मर जाएगी, तरस खाइए। कागज और सबूत देखता है मजदूर, और कागज पर तेरा अंगूठा है। सिपाहियों, मारो इस साले को और घसीटते हुए गाड़ी में डालो। दरोगा का हुक्म मिलते ही सिपाही ने माधव को बालों से पकड़ा और उसे वही रास्ते पर पत्थरों पर पटक दिया। भारी लाठियों से माधव पर वार होने लगे। माधव दर्द से छटपटा रहा था। तभी दूर से माधव की छोटी बहन आरती और बीमार माँ सुमित्रा देवी ये देखकर घबरा गए। वो दौड़ते हुए उस चौराहे पर पहुंचती है। आरती रोते हुए दौड़कर सीधे दरोगा के पैरों में गिर जाती है। दरोगा साहब, हमारे भैया चोर नहीं है। हमारे भैया को छोड़ दीजिए साहब। वो सेठ झूठ बोल रहा है। मेरी माँ बिना इलाज के इसी रास्ते पर दम तोड़ देगी साहब। भगवान के लिए मेरे भैया को बचा लीजिए। बूढ़ी माँ भी कांपते हाथों से पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने लगी। लेकिन उन बेरहम सिपाही ने बूढ़ी माँ को तरस खाने के बजाय पीछे की तरफ जोर से धकेल दिया और वो धूल में गिर गई। दरोगा ने माधव को पकड़ा और गाड़ी में डाल दिया। गाड़ी सायरन बजाती हुई शहर की तरफ निकल गई। आरती और उसकी बीमार माँ उस धूल के बीच पूरे गांव के सामने बेबस होकर रोती रहीं। श्यामपुर गांव का पूरा चौराहा सन्नाटे में डूबा था। किसी एक गांव वाले की हिम्मत नहीं हुई कि वो उस बेबस माँ बेटी को पानी का एक घूंट भी पिला सके। पूरे गांव के सामने एक हंसते खेलते गरीब परिवार को तिनके की तरह बिखेर दिया गया था। माधव जेल की काल कोठरी में बंद था। हे भगवान, ये कैसा इंसाफ है तुम्हारा, जो हाथ दिन रात तपती धूप में हल चलाकर पूरी दुनिया का पेट भरते हैं, आज उन्हीं हाथों में तुमने चोरी की ये बेड़ियां डाल दी। उधर अस्पताल ने पैसों के बिना उसकी मां को बाहर निकाल दिया। आरती अपनी बीमार मां को लेकर उसी चौराहे पर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। गांव का कोई भी इंसान ठाकुर के डर से उन्हें एक घूंट पानी देने को तैयार नहीं था। तभी शाम के वक्त फटे पुराने कपड़े पहने, सिर पर गमछा बांधे एक अनजान मजदूर उस पेड़ के पास आकर बैठ जाता है। उसके हाथ में एक छोटा सा थैला था। बेटी, क्या हुआ? ये बूढ़ी माँ इस हालत में चौराहे पर क्यों पड़ी है? तुम्हारा कोई घर नहीं है क्या? हमारा सब कुछ खत्म हो गया भैया। उस पापी ठाकुर ने हमारे भाई को जेल भेज दिया और हमारी जमीन छीन ली। मेरी माँ बिना इलाज के मर जाएगी भैया। इस गांव का ठाकुर इंसान नहीं, राक्षस है। उसने धोखे से मेरे भाई का अंगूठा ले लिया। उस अनजान मुसाफिर ने आरती की सारी बातें सुनी। गमछे के पीछे छुपे उस मुसाफिर के चेहरे पर एक भयानक गुस्सा था। उसने आरती को कहा, रो मत बेटी, कल सुबह उस ठाकुर के पाप का घड़ा फूटेगा। तुम्हारी माँ का इलाज भी होगा और भाई भी वापस आएगा। ये इस मुसाफिर का वादा है।
अगली सुबह ठाकुर महेंद्र सिंह गांव में अपना रोब जमा रहे थे। अरे सभी ध्यान से सुन लो, इस गांव में सिर्फ एक ही मर्जी चलेगा, ठाकुर महेंद्र सिंह का। अगर कोई मेरे मर्जी के खिलाफ जाएगा तो उसका हाल भी माधव की तरह होगा, समझ लेना। तभी अचानक पूरा श्यामपुर गांव सायरन की आवाज से कांप उठा। 1, 2, 3 पूरी 10 पुलिस की गाड़ियां और कमांडोज का काफिला ठाकुर की कोठी के सामने आकर रुक गया। गाड़ियों में से पुलिस वाले उतरे। एक गाड़ी से माधव को बाहर निकाला गया, जो लहूलुहान था। ठाकुर महेंद्र सिंह घबरा कर खड़ा हुआ। तभी मुख्य गाड़ी का दरवाजा खुला। अंदर से कोई और नहीं, वही अनजान मुसाफिर बाहर निकला। लेकिन इस बार उसके बदन पर फटे कपड़े नहीं, बल्कि देश के सबसे बड़े अधिकारी यानी जिले के कलेक्टर की कड़क शानदार वर्दी थी। आरती और पूरे गांव की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे हाँ, तुम तो कल वही मजदूर साहब, आप कलेक्टर साहब हैं? हाँ ठाकुर महेंद्र सिंह, कल जो तुम्हारी चौखट पर न्याय की भीख मांग रहा था वो इस जिले का कलेक्टर था। तुमने सोचा कि ये गरीब की चीख तुम्हारे कोठी की दीवारों से बाहर नहीं जाएगी? कल रात जब मैं मजदूर बनकर तुम्हारे मुंशी के पास गया तो तुम्हारे मुंशी ने 5,000 रुपए की रिश्वत लेकर मुझे साफ साफ बता दिया कि तुमने कैसे माधव को नशा देकर उसकी जमीन के कागजात पर अंगूठा लगवाया था। तुम्हारी पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया है ठाकुर, और तुम्हारे वो थानेदार भी जेल की काल कोठरी में बंद हैं। दरोगा जी, इस अपराधी ठाकुर के हाथों में वो हथकड़ी पहनाओ जो एक बेगुनाह किसान को पहनाई गई थी, और माधव को इज्जत के साथ आजाद करो। माधव की हथकड़ी खोल दी गई। माधव दौड़कर अपनी माँ और बहन आरती के पास जाती हैं। तीनों फूट फूट कर रोने लगे। ये दृश्य देखकर वहां खड़े हर गांव वाले की आंख में आंसू आ गए। अब माधव, जिसकी आंखों में अब एक शेर जैसी ठसक थी, वो ठाकुर के सामने जाकर खड़ा हो गया। ठाकुर महेंद्र सिंह, राम राम। पहचान रहे हो मुझे? मैं वही मजदूर हूं जिसकी मां को तुमने अपनी लाठी से पीछे धकेला था। याद रखना ठाकुर साहब, गरीब के पास दौलत नहीं होती, पर उसका स्वाभिमान और उसकी मिट्टी उसकी जान होती है। आज तुम्हारी ये आलीशान कोठी भी छोटी पड़ गई ना। अब जाओ और अपनी पूरी जिंदगी जेल की काल कोठरी में सड़ाओ। माधव, मुझे माफ कर दो। आरती बेटी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। पुलिस ठाकुर को घसीटते हुए गाड़ी में डाल देती है। कलेक्टर विक्रम माधव के पास आते हैं। माधव, तुम्हारी मां के ऑपरेशन का सारा खर्च अब सरकार उठाएगी, और तुम्हारी बहन आरती की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी है। जाओ माधव, अपनी मां को बचाओ और अपनी मिट्टी पर शान से राज करो। माधव और आरती ने रोते हुए कलेक्टर साहब के पैर छुए। गाड़ियों का काफिला चला गया। एक बेगुनाह किसान का इंसाफ हो चुका था और अधर्म का किला हमेशा के लिए ढह चुका था।